सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। और आज इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर अमाइंस को। और ये बेसिकली हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर यहाँ पे होने वाला है, जिसका नाम यहाँ पे अमाइंस है। अब अमाइंस के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे और इसी के साथ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। एक चैप्टर बस इसमें और बचेगा, वो होगा आपका यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को भी बहुत जल्दी हम कवर अप कर लेंगे। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं अमाइंस को। अमाइंस में हम आज पढ़ेंगे उसके इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इतने टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है इस चैप्टर का। देखते हैं कितने पार्ट्स में ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है शायद 2 से 3 पार्ट्स कम से कम शायद लग जाएं, लेकिन पूरी तरीके से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट जरूर से कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही लगातार कंटेंट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करना है बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में याद रखिएगा कि आपके जो अमाइंस होते हैं, अमाइंस चैप्टर जो आपका है ये बेसिकली अमोनिया पे बेस्ड है। मीन्स ये कह सकते हैं कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स को ही हम लोग अमाइंस कहते हैं। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स का मतलब, जैसे कि आप जानते होंगे कि अमोनिया आपका NH3 होता है। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, खोल के इसको और लिखते हैं तो इधर एक हाइड्रोजन लगा दो, इधर एक हाइड्रोजन लगा दो और इधर भी एक हाइड्रोजन लगा दो। अब क्या होता है, जब भी एक हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस करते हैं एक कार्बन के साथ, जब एक हाइड्रोजन अमोनिया में रिप्लेस होता है, तब जाके हमें अमोनिया का डेरिवेटिव मिलता है। और उसमें फिर क्या रहता है कि एक हाइड्रोजन एटम कम और एक कार्बन एटम उसमें मिल जाता है। तो फिर स्ट्रक्चर जो रहता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये आपका CnH2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इसको और आसान शब्द में लिखें तो ये होता है आपका RnH2। तो ये आपका अमोनिया का डेरिवेटिव हो गया और ये आपका बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि एक अमाइन है। ये आपका एक अमाइन होता है। अमोनिया के डेरिवेटिव्स को ही हम लोग अमाइंस कहते हैं। बस क्या रहता है, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो एक कार्बन के साथ और फिर वो कार्बन से अटैच होगा, तब जाके हमें एक अमाइन का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अब ये जो है ये आपका यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन है। जब 2 हाइड्रोजन हो तब वो 1 डिग्री अमाइन होता है। फिर इसके बाद का देखिए आप स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये आपका NH3 है। अब इसमें क्या हुआ, देखिए एक यहाँ से हाइड्रोजन को माइनस किया गया है और एक कार्बन को प्लस कर दिया गया है। तो अब ये देखिए, ये आपका RnH2 देखने को मिला और ये आपका यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन है। ये आपका 1 डिग्री स्ट्रक्चर है। मीन्स आप R में यानी कि कार्बन चेन को कितना भी लंबा कर दीजिए, अगर उसके साथ NH2 कनेक्टेड है, NH2 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब कि वो प्राइमरी अमाइन है। वो यहाँ पे सेकेंडरी टर्शरी ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन है। फिर क्या हुआ, हमने यहाँ से क्या किया, एक और हाइड्रोजन को यहाँ से माइनस कर दिया। अब एक और हाइड्रोजन इसमें से गया, अब बचा कितना, एक हाइड्रोजन बचा। और अगर हाइड्रोजन गया तो एक और कार्बन आएगा। तो अब देख सकते हैं, ये देखिए आपका नाइट्रोजन है, इसके साथ एक ही हाइड्रोजन है। अब इसके साथ 2 कार्बन यहाँ पे आ गए हैं। ये एक तरीके के कार्बन, ये दूसरे तरीके के कार्बन। ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे दोनों CH3 भी हो सकते हैं, ये एक CH3 हो सकता है, एक C2H5 भी हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे मीन्स आप कार्बन के यहाँ पे ग्रुप्स लगा सकते हैं। और ये हमारा सेकेंडरी अमाइन होगा। यानी कि जब एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो सेकेंडरी अमाइन होगा, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो प्राइमरी अमाइन होगा। अब तीसरा केस आप समझ ही गए होंगे कि अब एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा। अब यहाँ से ये जो आखिरी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी यहाँ से माइनस कर दिया गया। अब ये देखिए, तीसरे तरीके का यहाँ पे कार्बन आ गया। अब देखिए 3 कार्बन हो गए और एक नाइट्रोजन हो गया, तो ये हमारे यहाँ पे टर्शियरी अमाइन हो गया। तो पहचानने का एक ही तरीका होता है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और एक ही कार्बन की चेन हो तो प्राइमरी अमाइन होगा। जब 2 कार्बन की चेन आए और एक ही हाइड्रोजन हो तो आपका सेकेंडरी अमाइन हो गया। और जब एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो तो वो टर्शियरी अमाइन हो गया। और 3 तरह के कार्बन हो गए। तो इससे एक चीज और मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और यहाँ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन होता है और ये पानी के साथ जाके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ जाता है। वही सेम चीज यहाँ भी होता है, लेकिन इसमें जो रहता है इसमें थोड़ा सा कम रहता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। और ये जो टर्शरी अमाइन है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये यहाँ पे आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ अमाइंस के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब बात करते हैं यहाँ पे अमाइंस के स्ट्रक्चर की। अब अमाइंस का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, हमने देखिए जैसे देखा
कि ये आपका नाइट्रोजन था, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, मैं अभी प्राइमरी अमाइन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए एक R लगा हुआ है, ठीक। तो ये आपका RnH2 है। अगर हम लोग इसको अच्छे से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो जैसे आपने पिछले यहाँ देखा होगा 2 डिग्री अमाइन में आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये लगभग आपको थोड़ा सा ट्राईवैलेंट नेचर का देखने को मिलेगा। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा थोड़ा सा ट्राईवैलेंट नेचर का मिलेगा, मीन्स एक प्लेन बनी रहेगी, एक ट्रायंगुलर प्लेन जैसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। जब आप प्राइमरी अमाइन को देखेंगे तो प्राइमरी को देखें, सेकेंडरी को देखें, टर्शियरी को देखें, ट्राईवैलेंट यानी कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और उसमें क्या रहेगा कि अमाइंस में जो नाइट्रोजन एटम होंगे वो ट्राईवैलेंट होंगे और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पे होंगे, यानी कि वहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे जिनको डोनेट नहीं किया सकता है, वो अनशेयर्ड है, उनको यहाँ पे डोनेट नहीं किया जा सकता। नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स इन अमाइंस आर देयरफॉर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड द ज्योमेट्री इज पिरामिडल। अब इनका जो ज्योमेट्री होगा, यानी कि आप बेसिकली कह सकते हैं जो मैंने ट्रायंगुलर पैटर्न की एक बात की है उसमें इनकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो पिरामिडल होगी। मीन्स ट्राईवैलेंट जो मैंने अभी बोला वो उसके नाइट्रोजन एटम के लिए होगा, मीन्स जो उसमें नाइट्रोजन एटम अमाइंस में रहेगा उसका जो मीन्स रहेगा वहां पे स्ट्रक्चर प्लेन में वो ट्राईवैलेंट नेचर का होगा। लेकिन जब एक ओवरऑल कंक्लूजन की हम बात करें, ओवरऑल स्ट्रक्चर की, तो वो आपका पिरामिडल होगा। पिरामिडल, अब पिरामिडल आप कैसे बनाएंगे, ऐसा कुछ बनता है, ये मैं यहाँ पे ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ, तो आपका कुछ ये ऐसे रहेगा, ऐसा कुछ तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पे कुछ एंगल्स पे ये लोग लाई करेंगे और एग्जैक्टली मीन्स लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के जो भी ऑर्बिटल्स रहेंगे वो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। sp3 क्यों sp3 है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये जो इनके ऑर्बिटल्स रहेंगे ये ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन या कार्बन के ऑर्बिटल्स का, जो उनके कॉम्पोजिशन ऑफ अमाइंस पर डिपेंड करेगा। यानी इसके जो यहाँ पे ऑर्बिटल्स रहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे किसके साथ, या तो इसके साथ करेंगे या तो इन दोनों में से किसी के साथ करेंगे। और ये जब ओवरलैप करेंगे तो ये डिपेंड करेगा उनकी कॉम्पोजिशन पे, मीन्स कि वहाँ पे कितने हाइड्रोजन है और वहाँ पे कितने कार्बन है, उस पर ये यहाँ पे डिपेंड करेगा। फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल अमाइंस कंटेन्स एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि देखिए 3 जो रहेंगे वो तो यहाँ पे ओवरलैप करेंगे इन तीनों के साथ, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पे कुछ होगा, कुछ यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ होगा, अब एक चौथा यहाँ बचेगा, ये एक ही हो जाएगा, ये चौथा यहाँ बचेगा। तो अब ये क्या करेगा, इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये यहाँ पर किसी के साथ बॉन्डिंग कर ही नहीं पा रही क्योंकि इसके आसपास कुछ नहीं है। 3 तरफ तो हो गए, चौथी तरफ है ही नहीं, तो ये कहाँ से मीन्स यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए जो एंगल यहाँ रहता है कार्बन, नाइट्रोजन और ई यानी कि कार्बन या हाइड्रोजन का, वो लेस देन होता है 109.5 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल रहेगा CNE, यानी कि ये जो एंगल यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन और ई जो आपका यहाँ पे कार्बन या हाइड्रोजन में कोई एक हो सकता है, जैसे कि अगर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा और अगर 2 कार्बन है तो एक कार्बन हो जाएगा। इनका जो भी एंगल बनेगा वो 109.5 डिग्री से कम होगा। और अगर फॉर इंस्टेंस इट इज 108 डिग्री, ये जीरो नहीं है, ये डिग्री में, ये शायद गलत यहाँ लिखा गया है तो इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 108 डिग्री, यानी कि 108 डिग्री का लगभग केस आता है। लेकिन ये तब आता है जब हम ट्राईमिथाइलामाइन की बात करते हैं। ट्राईमिथाइलामाइन से मतलब आपको क्या पता चला। अच्छा ये क्वेश्चन बताइएगा, ट्राईमिथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिए कि ये प्राइमरी अमाइन है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, इसको ड्रॉ करके देखिए और फिर मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, इसको करके देखिए, ठीक है। तो उस केस में 108 डिग्री का इसका एंगल जो रहता है वो बनता है और नॉर्मली जो रहता है वो 109.5 डिग्री का होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि CNE के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहेगा ये लगभग 109.5 डिग्री रहेगा, बॉन्ड एंगल नहीं मीन्स एंगल जो इनके बीच में स्ट्रक्चर का बनेगा, और 108 डिग्री रहेगा जब हम ट्राईमिथाइल अमाइन की बात करेंगे। और ट्राईमिथाइल अमाइन का वैसे यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, जैसे एज शोन लिखा है, मीन्स शायद डायग्राम हो सकता है नेक्स्ट पेज पे। हाँ तो देखिए ये आपका यहाँ पे डायग्राम है। अब ये देखिए ये आपका एक पिरामिडल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है पूरा का पूरा, ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं इनके बीच में 108 डिग्री का यहाँ पे एंगल है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ भी बात करेंगे तो यहाँ भी तकरीबन 108 डिग्री का ही यहाँ पे आ रहा है, सेम काम यहाँ भी होगा और सेम जो है वो यहाँ भी होगा। तो इन सबके बीच में 108 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पे बन रहा है। अब ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर डिनोट कर रहा है कि ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है, और ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका एक काइट जैसा स्ट्रक्चर है। काइट आपकी ऐसी होती है,
पतंगे जो आसमान में उड़ती हैं वो भी लगभग इसी तरीके की कुछ होती हैं, बहुत सारी पतंगे। आप डायग्राम भी बना के देखेंगे तो आपको मीन्स काइट का जब भी कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा तो काइट ऐसा ही स्ट्रक्चर लगभग उसका कुछ बनता है। तो काइट का भी स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है। तो आप एक ये भी कह सकते हैं कि ये काइट जैसा इसका मीन्स स्ट्रक्चर बनता है जो कि पिरामिडल होता है। पिरामिडल यहाँ पे लिखने के लिए है, काइट बस एक समझाने का है, ठीक है। इन सबके बीच में देखिए 108 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ आपका नाइट्रोजन होगा, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ CH3 ट्राइमिथाइलएमाइन का ये स्ट्रक्चर बन गया है। अब आप ये देख के पता कर ही सकते हैं कि ये टर्शरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है। ओके, लिख के बताइएगा। चलिए यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपका जो है ये और कुछ नहीं बल्कि आपका 3 डिग्री अमाइन है, प्राइमरी नहीं है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। अमाइंस जो है इनको क्लासीफाई हमने करना देखा है कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में होते हैं। डिपेंड करते हैं कितने हाइड्रोजन एटम को एक अल्काइल या अराइल ग्रुप अमोनिया मॉलिक्यूल में यहाँ पे रिप्लेस करता है। मीन्स आपका सिंपली यही बात कहा जा रहा है कि अमोनिया जो आपका है इसमें से जब एक हाइड्रोजन एटम को हम हटा के यहाँ पे कार्बन को ला रहे हैं, या फिर यहाँ पे अगर आप एक एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग ला रहे हैं, तो उसी तो क्लासिफिकेशन जो रहेगी वो उसी चीज़ पे डिपेंड कर रही है। अगर एक हाइड्रोजन एटम अमोनिया का रिप्लेस होता है एक आर ग्रुप या एक एरोमेटिक रिंग से, तो हमें RNH2 या ARNH2 देखने को मिलेगा और वो आपका यहाँ पे प्राइमरी अमाइन होगा। यानी कि अगर आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सिर्फ एक ही तरीके का कार्बन का ग्रुप लगाया, जैसे आपने CH3 लगाया, तो वहां पर आपको प्राइमरी अमाइन देखने को मिलेगा। मीन्स ये जो आपका जैसे CH3NH2 है, ये आपका एक प्राइमरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है। और सिंपली अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह एक बेंजीन रिंग लगा देता हूँ तो वो भी आपकी एक प्राइमरी ही अमाइन होगी। अच्छा, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा रहता है तो क्या होता है, आप बताइए, यहाँ पे याद करके बताइए। मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई हुई है और आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। ओके, फिर अगर हम लोग अमोनिया के आगे जाके हाइड्रोजन एटम्स को अगर यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं प्राइमरी अमाइन में से जो R ग्रुप है, अब इसमें से हमने क्या किया, इस एक और हाइड्रोजन हटाया अल्काइल या अराइल ग्रुप से, तो अब हमें जो अमाइन मिलेगा वो अब सेकेंडरी अमाइन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अब देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन था, अब एक और हाइड्रोजन गया और दूसरे तरीके का कार्बन आ गया। वही सिमिलरली अगर हम तीसरे हाइड्रोजन को भी हटा दें तो अब हमें यहाँ से एक टर्शरी अमाइन देखने को मिल गया। ये बात तो मैंने अभी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बताई दी है। तो इसी तरीके से इसका क्लासिफिकेशन चलता है। अमाइंस आर सिंपल इफ ऑल ग्रुप्स आर द सेम और मिक्स्ड इफ दे आर डिफरेंट। मतलब कि इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका टर्शरी अमाइन जो है, अगर वहां पर आपके आर ग्रुप जो है अगर वो सब एक ही तरीके के हैं, जैसे अगर ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो ये अमाइन जो यहाँ पे बनेगा ये सिंपल अमाइन होगा, क्योंकि इसमें आर ग्रुप जो है वो सिमिलर है, यानी कि तीनों साइड CH3 ग्रुप ही लगे हैं। लेकिन अगर क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे अगर आपने CH3 मान लिया और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आपने C2H5 कर दिया और यहाँ पे CH3 या कोई भी और तरीके के कार्बन के ग्रुप को लगाया, तब उस केस में क्या होगा, ये जो अमाइन बनेगा ये मिक्स्ड अमाइन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन ग्रुप जो है वो तीन अलग अलग साइड्स पे सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है। इसीलिए उस केस में हम इस तरीके के अमाइन को मिक्स्ड अमाइन कहेंगे, और जब सेम होंगे हर साइड पे तो वो सिंपल अमाइन होंगे। आई थिंक आपको सिंपल और मिक्स्ड अमाइन के बीच में यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए, ये फिर से वही आपका स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे दिखाया कि जैसे आपका प्राइमरी अमाइन है, एक हाइड्रोजन हमने हटाया तो मीन्स ये अमोनिया है, सॉरी ये अमोनिया है, सॉरी ये आपका अमोनिया है। अमोनिया में से आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो हमें यहाँ से प्राइमरी अमाइन मिला, फिर हमने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो अब हमें यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन मिल गया, और जब तीसरे हाइड्रोजन को भी हमने हटा दिया तो हमें यहाँ से टर्शरी अमाइन देखने को मिल गया। तो ये यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन में बात होती है। अब हम बात करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर का मतलब वही आपके IUPAC नेम, कॉमन नेम, ये सब इसमें आते हैं। अगर हम कॉमन सिस्टम में बात करें तो जो एन एलिफेटिक अमाइन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग अल्काइल ग्रुप टू अमाइन एज अल्काइल अमाइन, वन वर्ड मिथाइल अमाइन। मीन्स इसके कहने का ये मतलब है कि जैसे यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है, अगर आपने इसके साथ एक यहाँ पे कार्बन एटम जैसे CH3 मैंने लगाया, तो इसका जो नाम रहेगा, इसका नाम कॉमन नेम में मिथाइल अमाइन हो जाएगा। यानी कि कैसे नाम बना हुआ है कि आपने अल्काइल ग्रुप का नाम पहले एक लिखा और उसके साथ आपने अमाइन को यहाँ पर जोड़ दिया, यानी कि मिथाइल आपका यहाँ पे प्रीफिक्स है और उसके साथ ही आपने तुरंत अमाइन को भी यहाँ पे एज अ सफिक्स जोड़ दिया बिना इसमें कोई चेंज किए। तो ये आपका जो नाम बना ये यहाँ पे मिथाइल अमाइन हो गया। अब सेकेंडरी या टर्शरी में बात करें तो वहां पे देखिए दो या उससे ज्यादा ग्रुप रहेंगे, तो हम प्रीफिक्स में डाई, ट्राई ऐसे वर्ड्स को यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे CH3 के साथ इधर भी CH3 होता और इधर भी अगर CH3 हो जाता, तब इस केस में तीन कार्बन है, तो कॉमन नेम में हम इसका नाम लिख देते हैं यहाँ से ट्राईमिथाइल अमाइन। ये हो जाता है आपका ऐसे ट्राईमिथाइल अमाइन, ट्राईमिथाइल अमाइन।
अल्काइल और अमाइन को सेम रखा गया, बस आगे एक और प्रीफिक्स ट्राई यहाँ पे जोड़ दिया गया। अब अगर यहाँ पे 2 ही CH3 ग्रुप होते हैं तो ये डाइमिथाइल अमाइन हो जाता, 3 है तो ट्राइमिथाइल अमाइन, ऐसे ही करते करते कॉमन नेम में ऐसे नाम हो जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे IUPAC सिस्टम में बात करें तो IUPAC सिस्टम में प्राइमरी अमाइंस को नेम किया जाता है एज अल्केनामाइन, यानी कि यहाँ क्या किया जाता है कि अल्केन में से जो ये आपका ई रहता है, इस ई को बस क्या किया जाता है, इस ई को यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाता है और अमाइन को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। जैसे आपका ये अल्केन में से यहाँ से ई जो है वो गायब हो गया और इसके साथ हमने यहाँ पे अमाइन लिख दिया, तो जो नाम बन के तैयार हुआ उसे हम कहेंगे यहाँ से अल्केनामाइन। ये आपका यहाँ से अल्केनामाइन ये आपका हो जाएगा IUPAC सिस्टम में, और कॉमन सिस्टम में ये हो जाएगा यहाँ पे अल्काइल अमाइन। ये आपका कॉमन सिस्टम का नेम है और ये यहाँ से आपका जो है वो IUPAC सिस्टम का नेम है। आई थिंक आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि जब भी हम नॉमेनक्लेचर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो अगर कॉमन सिस्टम पूछा है तो आपको कैसे लिखना है और IUPAC सिस्टम पूछा है तो कैसे लिखना है। आई थिंक आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये जो टेबल है ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पे NCERT से यहाँ से उठाई हुई है। आप इस टेबल को देख के यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, एथ, तो यहाँ पे अल्काइल में क्या हो जाएगा, इथाइल और प्लस अमाइन, तो कॉमन नेम जो है वो यहाँ पे इथाइल अमाइन है। और अगर IUPAC में बात करें तो ये इथेनामाइन है, इथेनामाइन, अल्केनामाइन, अल्केन की जगह इथेन, उसमें से ई हटा दीजिए, अमाइन जोड़ दीजिए, इथेनामाइन। अब देख लीजिए वही सेम चीज यहाँ भी है, यहाँ 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा कॉमन नेम में। याद रखिएगा जब यहाँ पे 3 कार्बन जुड़ते हैं तो वहां पे एक और नेम हम वहां पे लिखते हैं, वो जाता है यहाँ पे एन प्रोपाइल अमाइन। ये आपका कॉमन नेम में यहाँ पे आता है, एन नेम को हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं जब 3 कार्बन एक लाइन में लगे रहते हैं NH2 ग्रुप के साथ, तो वहाँ पे एन का भी यूज हम कर लेते हैं। अब यहीं अगर IUPAC में बात करें तो ये प्रोपेनामाइन होगा। अब ये 1 का आपको टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे NH2 ग्रुप एकदम इधर लिखा हुआ है और एक ही अमाइन ग्रुप है, इसलिए हम इसको प्रोपेन 1 अमाइन भी कह सकते हैं और प्रोपेनामाइन भी कह सकते हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे ठीक है। फिर तीसरे में आप देखिए ये आपका यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अमाइन है। कॉमन नेम में हम आइसो का यूज करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कॉमन नेम में जब आपका NH जो आपका NH ग्रुप रहता है, अगर ये आपका एक साइड पे आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ CH3 है और यहाँ CH2 है, अगर ये आपका एक साइड पे आ रहा है तो ये आपका यहाँ पे हम एक वर्ड आइसो यूज करते हैं कॉमन नेम में। और जब ये NH ग्रुप जो है, जब ये आपका 3 कार्बन के बीचों बीच में आ रहा है, तब इसको हम यहाँ पे नियो वर्ड यूज करते हैं। ये चीज भी आप याद रखिएगा, कॉमन नेम में आइसो यूज होता है जब मिथाइल जो अमाइन ग्रुप है अगर वो किसी एक साइड पे, लेफ्ट पे या राइट पे, तो हम आइसो वर्ड का यूज करेंगे। और वही सेम अमाइन ग्रुप अगर 3 कार्बन के बीच में सेंटर वाले कार्बन पे लगा हुआ है तो हम वहाँ पे नियो यूज करेंगे। ये हर सिस्टम में चलता है, आप चाहे हेलो एल्केन हेलोरीन में जाएं या फिर अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, सब में ये चीज वहाँ पे चलती है। अगर उस तरीके का आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिला है और कॉमन नेम पूछा है तो आइसो नियो का आपको वहाँ पे यूज करना पड़ता है, लेकिन IUPAC में ऐसा कोई भी नीड यहाँ पे नहीं है। अब जैसे देखिए यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अमाइन हो गया, तो यहाँ पे ये प्रोपेन 2 अमाइन हो गया। प्रोपेन 2 अमाइन क्यों हो गया, क्योंकि हमने इधर से कार्बन की गिनती की, 1 कार्बन 2 कार्बन और फिर यहाँ पे दूसरे पे ये आ गया है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से प्रोपेन 2 अमाइन। अब देखिए ये हो गया यहाँ पे। अब ये देखिए ये आपका, ये जो अभी तक हमने बात की, ये आपका प्राइमरी अमाइन है। अब हम यहाँ से बात करेंगे सेकेंडरी अमाइन का। अब सेकेंडरी अमाइन में देखिए यहाँ पे आपका NH है, अब इधर देखिए 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। तो आपको एक चीज तो अच्छे से मालूम होगा कि IUPAC की या कॉमन नेमिंग करते टाइम जिस साइड ज्यादा कार्बन होते हैं हम उसको ही पहला प्रीफिक्स लिखते हैं, और जिस साइड उसके मुकाबले कम कार्बन होते हैं उसको फिर हम उसके बाद में लिखते हैं, और फिर लास्ट में हम यहाँ पे अमाइन लिख देंगे क्योंकि ये हमारा अमाइन है। तो देखिए इधर 2 कार्बन है और इधर 1 ही कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल अमाइन। अब ये अब IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन मिथाइल इथेनामाइन। IUPAC में जो रहता है, IUPAC में थोड़ा सिस्टम उल्टा चलता है। IUPAC में क्या रहता है कि आपने यहाँ पे अल्केनामाइन तो पढ़ लिया, तो वहाँ पे इथेनामाइन तो देखिए इधर से इथेनामाइन तो हो ही गया, लेकिन अब इधर जो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको IUPAC में हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मानेंगे, इसको ही हम पहला प्रीफिक्स यूज करेंगे क्योंकि ये आपका N ग्रुप के साथ लगा है। अगर इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ड्रॉ करेंगे, एक मिनट मैं यही ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका NH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे होगा एक कार्बन। तो अब इधर से अगर आप देखेंगे तो ये N मिथाइल है। N मिथाइल इथेनामाइन क्यों, क्योंकि इधर एक ही कार्बन है और इधर 2 कार्बन की लंबी चेन लगी हुई है, तो इधर को ही हम लोग अपना मीन्स पूरा नाम अमाइन को देंगे। जैसे इधर ये हो गया इथेनामाइन। अब क्योंकि यहाँ पे आपका जो कार्बन है वो एक
मीन्स वो कार्बन आपका एक ही है इस साइड पे, मीन्स चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड पे हो, तो वहां पे हम एक एन यहाँ पे वर्ड का यूज करते हैं और साथ में उसको एन मिथाइल इथेनामाइन लिखते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ ही रहा होगा कि एन मिथाइल इथेनामाइन हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन जो आपका है अमाइनो ग्रुप पे एक ही लगा हुआ है एक साइड पे, तो वो आपका एक ही मिथाइल ग्रुप है और हमें इधर जिधर लंबी चेन है उधर से हमें नेमिंग करनी है पूरी। तो इथेनामाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही कार्बन उस अमीनो ग्रुप के साथ है तो हम उसे यहाँ पे एन का एक वर्ड वहां पे प्रीफिक्स में यूज करेंगे और साथ में क्योंकि वो मिथाइल ग्रुप है तो हम उसे मिथाइल का ही नाम देंगे, तो ये आपका एन मिथाइल इथेनामाइन यहाँ पे हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं यहाँ ये आई थिंक यहाँ से CH3 गायब है, ये CH3 यहाँ पे लगा लीजिएगा, ये आपका ट्राई मिथाइल अमाइन हो गया, ये आपका टर्शरी अमाइन है, ट्राई मिथाइल अमाइन। अब इसी में अगर हम लोग आईपैक में बात करें तो ये हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन। एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन क्यों हो गया, क्योंकि टर्शरी केस में अगर आप देखेंगे तो ये एन ग्रुप है, तो एन ग्रुप को हमने यहाँ से यूज किया, तो एक हमने उठा लिया यहाँ से मिथाइल। अब क्योंकि इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, अगर तीनों साइड सेम है तो हम क्या करेंगे, ऐसे उठाएंगे, एक एन इधर से ले लेंगे, एक एन का इधर से ले लेंगे, या फिर एक इधर का और एक इधर का, ये तो आना ही आना है। तो ये आपको हो जाएगा एन मिथाइल। अब क्योंकि एक एन मिथाइल इधर भी है तो ये हो जाएगा डबल एन, यानी कि एन एन एक मिथाइल दो मिथाइल तो हो गया डाई, यानी कि एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन। एक साइड को हम यहाँ पे लीव कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन। टर्शरी अमाइन में आप डबल एन का यूज करते हैं आईपैक सिस्टम में, और जब सेकेंडरी अमाइन की बात होती है तो हम एक ही एन का यहाँ पे यूज करते हैं, एन मिथाइल इथेनामाइन। आई थिंक आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बाकी स्ट्रक्चर आप देख के यहाँ पे खुद से समझ सकते हैं। ये यहाँ पे शायद एक यहाँ से NH गायब हो गया है, तो आप इसको यहाँ से देख के कर सकते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा। तो इस वाले स्ट्रक्चर को आप एक करिएगा, थोड़ा दिक्कत होगा तो आप इस स्ट्रक्चर खुद से रीड्रॉ करके देख लीजिएगा। नाम देखिए यहाँ पे सेम रहेगा, एन एन डाइथाइल ब्यूटाइल अमाइन, एन एन डाइथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन, मतलब वही सेम चीज यहाँ पे है, बस ब्यूटेन अमाइन को यहाँ पे यूज कर लिया गया। अब देख सकते हैं ये आपका जो है ये आपका एक अलाइल अमाइन है। अलाइल अमाइन क्यों है, मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़े से स्ट्रक्चर जो है ना ये थोड़े से यहाँ पे गड़बड़ यहाँ पे पुट हुए हैं। चलिए उसको आप देख लीजिएगा। अलाइल अमाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नहीं बनता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अलाइल अमाइन आप भी जानते हैं कि क्या होता है, नहीं पता है तो भाई हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला वीडियो जाके देखो, मैंने वहाँ पे अलाइल ग्रुप के बारे में यहाँ पे पढ़ाया है, याद रखना, भूलना नहीं। अच्छे से डरा नहीं रहा हूँ भाई, कह रहा हूँ कि पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम नहीं आ रहे हैं तो पढ़ना जरूरी है पास होने के लिए और बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। आप देख सकते हैं ये आपका हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन है, ये तो सही है यहाँ पे, क्योंकि देखिए 6 कार्बन की चेन है और इधर 2 अमीनो ग्रुप है, तो इसलिए ये हो गया डाइअमीन, तो ये आपका यहाँ से नाम हो जाएगा हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। और इसको अगर हम लोग वही हाइपैक सिस्टम बात करें तो इसे हम एनालिन कहते हैं, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं उसके साथ NH2 ग्रुप लगा दो तो वो एनालिन हो जाएगा, इसे हम बेंजीनामाइन भी कह सकते हैं। अब देखिए वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी है। अब ये यहाँ पे NH2 ग्रुप यहाँ से फिर से गायब हो गया है, तो ये आपका यहाँ पे एनालिन है और इसको हम यहाँ पे एनालिन बेंजीनामाइन दोनों यहाँ से कर सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर आप यहाँ खुद देख के समझ सकते हैं, बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करके देख लीजिए। आई थिंक थोड़ी बहुत यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे प्रिंटिंग में हो गई है। अब हम आ गए यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है माइंस के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं, और इनमें खास तौर पे 2-3 तो ऐसे हैं जो कि आपके डायरेक्टली एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, तो आपको वो तो आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला मेथड जो होता है यहाँ पे प्रिपेयर करने का वो होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, यानी ये जो आपका नाइट्राइल ग्रुप होता है, नाइट्राइल में क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड यहाँ पे होते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, ओके, इसलिए हम इसे नाइट्राइल कहते हैं। तो ये आपका नाइट्राइल है। ऑन रिडक्शन विद LiLH4 और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नाइट्राइल्स फॉर्म प्राइमरी अमीन्स, यानी कि ये कह रहा है कि जब हम इस नाइट्राइल पे LiAlH4 डालते हैं जो कि आपका बहुत बढ़िया रिएजेंट होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो डायरेक्टली ये रिड्यूस होके हमें एक प्राइमरी अमाइन दे देता है, यानी कि कुछ इस तरीके का आपको अमाइन देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे R यूज किया तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप नाइट्राइल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कार्बन एटम और होगा, एक कार्बन एटम जो है वो यहाँ पे और होगा। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द ascent of the amine series producing amines with one extra carbon atom than the starting में। अब देखिए ये बात यहाँ देखिए साफ लिख दी गई है कि जब भी हम लोग नाइट्राइल्स का रिडक्शन करके अमाइन को प्रिपेयर करते हैं तो उस अमाइन में हमें एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा मिलता है जो हम अपने स्टार्टिंग प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। अब नाइट्राइल में देखिए एक कार्बन है, लेकिन जब इसका रिडक्शन हमने किया LiAlH4 के साथ तो क्या हुआ, हमें देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन, ये तो पहले से है, एक कार्बन और एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे मिल गया, एक कार्बन एटम हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इस रिएक्शन से हमें अमाइन सीरीज में इस अमाइन में एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम मिल जाता है देन द स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे एक ही कार्बन है तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन यहाँ पे हो जाएगा, ये R ग्रुप में आप कह सकते हैं कार्बन और यहाँ पे होगा।
तो इस तरीके से आपको कुछ ऐसा अमाइन देखने को मिल जाएगा इसमें एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा होगा। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पे होता है। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ भी देता है कि डायरेक्टली कैसे हम नाइट्राइल का रिडक्शन कर जब अमाइन को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमें मीन्स वहाँ पे स्ट्रक्चर देख के बता देगा कि बताइए कौन सा यहाँ पे अमाइन प्रोड्यूस होगा, या फिर यहाँ पे कार्बन एटम लेस होगा, एक्स्ट्रा होगा, सेम रहेगा, या फिर जो भी यहाँ पे ऑप्शन में आपके सामने रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल में H2Ni का यूज़ किया गया है और यहाँ पे C2H5OH यानी एथेनॉल और यहाँ पे सोडियम का भी यहाँ पे यूज़ किया गया। तो ये जो यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं ये भी आपके नाइट्राइल को रिड्यूस करके यहाँ पे एक अमाइन दे देते हैं। इसमें एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा होता है स्टार्टिंग वाले के कंपैरिजन में। तो चाहे आप LiAlH4 का यूज़ करें या फिर यहाँ पे H2Ni और ये यहाँ पे कंपोनेंट्स का यूज़ करें तब भी आपको यही यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलेगा नाइट्राइल से। आई थिंक आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आया होगा। अब दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है वो होता है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अब अमाइड आपका देखिए कुछ इस तरीके से बनता है। अमाइड आपका कुछ ऐसा होता है, ये आपका एक अमाइड होता है। अब अमाइन में बस क्या रहता है कि जब एक C डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा वहाँ पे जुड़ जाता है तो C डबल बॉन्ड कहाँ देखने को मिलता है हमें, कार्बोनियल कंपाउंड में। तो वहाँ पे हम एल्डिहाइड या कीटोन वगैरह की बात करते हैं। तो बस अमाइन में जब R-NH2 के बीच में एक C डबल बॉन्ड कार्बोनियल ग्रुप जुड़ जाए तो बस वो अमाइन से अमाइड हो जाता है। अमाइन से अमाइड, बस N की जगह D वहाँ पे आ जाता है तो उसे हम अमाइड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, अमाइड को रिड्यूस किया गया, क्या डाला गया LiAlH4 और यहाँ पे वाटर को भी यहाँ पे मीन्स डाला गया, तब जाके हमें फिर से एक इसी तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल गया है। अब इसमें भी अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या एक्स्ट्रा कार्बन एटम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सोच के बताना। अमाइंस चैप्टर स्कूल में तो अच्छे से पढ़ाई दिया गया होगा, मैं यहाँ पे अभी जरूर पढ़ा रहा हूँ या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार खुद सोच के देखना कि क्या इस मेथड से हमें एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा है या नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा है या नहीं, ये थोड़ा सोच के बताना कि क्या एक कार्बन एटम यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है या नहीं। लेकिन क्योंकि बिल्कुल सिमिलर कंपोनेंट जो यहाँ पे यूज किया गया नाइट्राइल को रिड्यूस करने के लिए, वही सेम कंपोनेंट हम अमाइड को रिड्यूस करने के लिए भी यूज किए हैं और फिर हमें कुछ इस तरह स्ट्रक्चर देखने को मिला है। अब खुद सोच के देखना कि यहाँ पे कार्बन एटम एक्स्ट्रा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर जो भी होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ये चीज मुझे यहाँ पे बतानी चाहिए क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि तुम लोग कुछ यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है। अब अगला आता है यहाँ पे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो जो मैं तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मींस तीन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहा था उसमें से एक सबसे पहले यहाँ पे होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, यानी कि नाइट्रो ग्रुप जो रहता है, नाइट्रो कंपाउंड्स को हम रिड्यूस करके अमाइंस को बनाते हैं तो वहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अमाइन मिलता है वो भी बहुत यहाँ पे कह सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज में वो आ जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू अमीन्स बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम एंड आल्सो बाय रिडक्शन विद मेटल्स इन एसिडिक मीडियम। नाइट्रो अल्केन्स कैन आल्सो बी सिमिलरली रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग अल्केना माइंस। मतलब ये बेसिकली यही कहना चाहता है कि हम नाइट्रो कंपाउंड के ऊपर जब हम यहाँ पे कोई फाइनली डिवाइड प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल वगैरह को डालते हैं या कोई और मेटल यहाँ पे यूज करते हैं और हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस रहता है तब हमें वो नाइट्रो ग्रुप से रिड्यूस होके हमें एक अमाइन वहाँ पे मिल जाता है। अब जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका एक नाइट्रो ग्रुप है इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, यहाँ पे NO2 ग्रुप है। अब क्या किया इस पे, जैसे हाइड्रोजन का प्रेजेंस डाला और पैलेडियम एज ए यहाँ पे मेटल को हमने यूज किया है। अब ये क्या होता है, मेटल कैसा मेटल होता है सोचना, और साथ में यहाँ पे इथेनॉल का एक प्रेजेंस डाला गया है जो कि आपका एक अल्कोहल मींस ये आपको रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। तो इस इथेनॉल का प्रेजेंस रहा, H2 और पैलेडियम यहाँ पे निकल, प्लैटिनम इन दिनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। बस क्या होगा उससे जो O2 ग्रुप रहेगा ये निकल जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिला और इसका नाम होता है यहाँ पे एनिलिन, जिसे हम बेंजीनामाइन के नाम से भी जानते हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे भी देखिए नाइट्रोबेंजीन नहीं दिया हुआ, नाइट्रोबेंजीन में हमने क्या किया है, यहाँ पे SnHCl डाला है और FeHCl डाला है और फिर हमें रिड्यूस होकर यहाँ पे वापस से एक एनिलिन ही देखने को मिल गया है। तो याद रखना कि या तो SnHCl यूज करो या तो FeHCl यूज करो। FeHCl को ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इससे क्या रहता है यहाँ पे ये बेटर मेथड यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो FeCl2 का जो फॉर्मेशन यहाँ पे रहता है वो हाइड्रोलाइज होकर HCl में फॉर्म में रिलीज यहाँ पे हो जाता है रिएक्शन के दौरान। यहाँ देखिए लिखा भी है कि जब भी हम लोग आयरन स्क्रैप यानी कि जो आपका Fe है, Fe और HCl इनके प्रेजेंस में जब हम यहाँ पे रिडक्शन करके अपने अमाइन को यहाँ पे फॉर्म करते हैं तब उस केस में FeCl2 का जो फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे रिलीज कर देता है, रिलीज हो जाता है हाइड्रोलाइज होकर HCl के फॉर्म में
और फिर हमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही नीड यहाँ पे पड़ती है रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। तो पहले हमने क्या किया, हमने Fe और HCl को यहाँ पे यूज किया, तब जाके FeCl2 का एक फॉर्मेशन यहाँ पे पहले होता है, लेकिन क्या रहता है कि वो यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जाता है। मीन्स जब इस तरीके का रिडक्शन होता है नाइट्रो कंपाउंड्स में, तो वहां पे जो FeCl2 का फॉर्मेशन रहता है वो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज होकर वो HCl को रिलीज कर देता है, और जब HCl रिलीज होता है हाइड्रोलाइज करने के दौरान, तब उस केस में हमें एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl का ही बस नीड यहाँ पे पड़ता है, ताकि हम रिएक्शन को आगे बढ़ा सकें और यहाँ पे काम करवा सकें। तो वही बस बात यहाँ पे लिखी गई है। एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब भी हम FeHCl के साथ रिडक्शन करते हैं तो उसी को क्यों प्रेफर किया जाता है दूसरे SnHCl की जगह, या फिर कोई और मेटल और HCl को यूज करके नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करके अमाइन बनाने में। तो उसका जो यहाँ पे आंसर है वो यहीं पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इस आंसर को देख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है CUET की पर्सपेक्टिव से भी, और बोर्ड में तो डायरेक्टली लिखने को यहाँ पे पूछ ही सकते हैं, तो आपको ये चीज यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन से एक अमाइन को बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन रहता है, और डायरेक्टली ये तो पूछ देता है यार, ये तो डायरेक्टली पूछा हुआ है। CUET में तो हर साल आता है, और यहाँ पे बोर्ड वगैरह में भी यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्शन ही पूछ दिया था कि इस रिएक्शन को लिखो या फिर इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। वहाँ पे मीन्स बोर्ड में ये नहीं लिखा रहता है, या किसी भी एग्जाम में ये नहीं लिखा रहता कि कौन सा यहाँ पे रिएक्शन यूज करना है, लेकिन वहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड का काफी टाइम पे यूज होता है। तो आइए पहले इसका मैं पढ़ लेता हूँ कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को भी समझ में आ जाए। Hoffman developed a method for preparation of primary amines by treating an amide with bromine in an aqueous or ethanolic solution of sodium hydroxide. In this degradation reaction, migration of an alkyl or aryl group takes place from carbonyl carbon of the amide to the nitrogen atom. Amine so formed contains one carbon less than that present in the amide. अब देखिए यहाँ पे अब क्या बात कही है, यहाँ पे दो बात सबसे इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन हमारे एक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस रिएक्शन को यहाँ पे बनाया था। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने यहाँ पर एक अमाइड लिया था, और उस अमाइड को यहाँ पे रिएक्ट करवाया था एक इथेनॉलिक या एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH के साथ, और एक यहाँ पे ब्रोमीन को भी यहाँ पे यूज उन्होंने किया था। यानी कि ब्रोमीन और NaOH या फिर आप KOH का भी यूज कर सकते हैं, उनके साथ उन्होंने अमाइड को ट्रीट किया था। तो उस ट्रीटमेंट के बाद क्या हुआ था कि कार्बोनिल ग्रुप जो आपका था, यानी ये जो ग्रुप आपका यहाँ पे दिखा हुआ, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो इस अमाइड में से गायब हो जा रहा था। मीन्स ये पूरा हट जा रहा था, और सिर्फ ये NH2 जो है इस R के साथ बच के यहाँ पे कंपाउंड बना रहा था, और फिर हमें ये अमाइन देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ये आपका यहाँ से अमाइन हो गया है। अमाइन जो भी यहाँ पे बना है ये आपका प्राइमरी अमीन है। अब आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी अमीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले से है, तो ये आपका यहाँ पे प्राइमरी अमीन हो गया। तो प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हमेशा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हमें देखने को मिल जाता है, और चाहे आप यहाँ पे अराइल अमाइड यूज करें या अल्काइल अमाइड यूज करें, दोनों ही केस में बस ये क्या करते हैं, ये C डबल बॉन्ड को हटाएगा और अमाइन दे देगा, एनिलिन दे देगा, या फिर एक एलिफेटिक अमाइन वहाँ पे दे देगा, चाहे वो मिथेनामाइन हो, इथेनामाइन हो, प्रोपेनामाइन हो, कोई भी हो, इतनी लंबी कार्बन की चेन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे होती है वो ये रहती है कि जो भी अमाइन यहाँ पे फॉर्म होता है उसमें एक कार्बन एटम कम होता है स्टार्टिंग के जिस कंपाउंड के साथ हमने यहाँ पे स्टार्टिंग की है। अब देखिए क्या है, अमाइड में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, लेकिन अब इस मेथड को करने के बाद ये C डबल बॉन्ड वो गायब हो गया, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से गायब हो गया, यानी कि एक कार्बन एटम की यहाँ पे कमी हो गई जो हमने स्टार्टिंग प्रोसेस में यूज किया यहाँ पे RC डबल बॉन्ड NH2 को। तो यहाँ पे एक 2 कार्बन एटम में मान लीजिए R आपका कुछ CH3 होगा और ये एक C डबल बॉन्ड O है। तो जब हमने इन दोनों के साथ ट्रीटमेंट किया तो अब क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O हट गया, यानी कि एक कार्बन एटम कम हो गया। 2 कार्बन यूज किए गए थे स्टार्टिंग वे पे, अब क्या हुआ, एक ही कार्बन बचा, यहाँ पे खाली R ग्रुप बचा। वो एक ही कार्बन हो, 2 कार्बन, कितने भी कार्बन हो, मैं CH3 मान के चलता हूँ, मान लीजिए एक ही कार्बन बचा, 2 में से एक ही बचा, तो क्या हुआ, एक कार्बन एटम यहाँ से हट गया, और हट गया तो क्या हुआ, एक कार्बन एटम कम हमें यहाँ पे हमारे रिएक्शन के बाद हमें जो कंपाउंड मिला उसमें एक कार्बन एटम कम था स्टार्टिंग के कंपैरिजन में। आप खुद ही यहाँ देख सकते हैं कि RC डबल बॉन्ड NH2 यहाँ पे यूज किया गया, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ से हटेगा, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल गया। आप खुद ही आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक C डबल बॉन्ड यहाँ से हट गया है, तो एक कार्बन एटम ऑलरेडी यहाँ पे कम हो चुका है। अब इसके साथ जो साइड प्रोडक्ट्स मिले हैं वो मिले आपको यहाँ पे 2H2O, 2 KBr और K2CO3। अब ये 2 क्यों यूज किया गया, क्योंकि हमने यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए 4 KOH का यहाँ पे यूज किया हुआ है।
तो यहाँ से 2 पानी यहाँ से हमें निकल गया है और 2 KBr सोल्यूशन हमें देखने को मिला और K2CO3 देखने को मिला है। K2CO3 एक ही है। अब जो आपके यहाँ से C डबल बॉन्ड O ग्रुप गायब हुआ था वो सोचिए कहाँ गया होगा। अरे भाई सिंपल से यहाँ पे दिख तो रहा है, ये जो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बना है C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ गया है। क्यों यहाँ पे आ गया है? क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि K2CO3 लिखा हुआ है। मीन्स आपका ये स्ट्रक्चर जो रहेगा K2 के साथ C डबल बॉन्ड O ऐसे रहेगा और यहाँ से O2 यहाँ पे लगा रहेगा। कुछ इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर मीन्स बनता नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बस बना के दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। तो C डबल बॉन्ड O जो रहा, जो यहाँ से उड़ा है, वो आके इस साइड प्रोडक्ट K2CO3 में यहाँ पे मिल गया है। तो इस तरीके से ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का यहाँ पे पूरा प्रोसीजर या मेथड यहाँ पे चलता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है। इसमें देखिए ये प्रोपेनामाइड है। प्रोपेनामाइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब क्या होगा, यहाँ से हमें इथेनामाइन मिलेगा। क्यों इथेनामाइन मिलेगा? क्योंकि 1 कार्बन एटम हमें यहाँ पे कम मिला है। C डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से उड़ा और इसके साथ ये गया और यहाँ से फिर 2 KBr K2CO3 और 2H2 यहाँ पे दे दिया। तो जो CO यहाँ C डबल बॉन्ड हो यहाँ से गायब हुआ, वो इस साइड प्रोडक्ट K2CO3 में यहाँ पे फॉर्म हो गया। आई थिंक आपको यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। अमाइन में जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होते हैं उनमें से एक तो यही है, तो आपको ये तो यहाँ पे आना ही चाहिए। हॉफमैन ब्रोमाइड से क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। कोई भी एग्जाम उठा के देख लें, चाहे JEE हो, नीट, CUET, बोर्ड्स या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सब में ये रिएक्शन जरूर से पूछता है जहाँ जहाँ केमिस्ट्री आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ जहाँ आती है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। बोर्ड में तो डायरेक्टली पूछ देता है कि इसको लिखो या फिर इसके टाइप में कन्वर्जन दे देता है। तो आपको ये आना चाहिए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बैक करके वीडियो को फिर देख लो यार। क्योंकि देखो पढ़ते टाइम ना सोचने का बिल्कुल नहीं है, बस पढ़ना है। कैसे हो रहा है ये तो मैं यहाँ पे बता ही दूंगा, बस आपको यहाँ पे समझना है कि कौन सा यहाँ पे कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है, बस आपको ये यहाँ पे आना चाहिए। अब जो पांचवा मेथड ऑफ प्रिपरेशन और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस जो रहता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। आप याद करिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर मैंने आपको एक चीज यहाँ पढ़ाई थी कि वहां पे हमें थालिमाइड का फॉर्मेशन देखने से पहले एक थालामाइड मिलता है, और थालामाइड से पहले क्या रहता है, हम एक अमोनिया को यहाँ पे यूज करते हैं। अमाइनो मीन्स वहाँ पे अमोनिया के साथ और भी कार्बन आइटम्स लगे रहते हैं, या बेंजीन रिंग वहाँ पे रहती है, बेंजीन रिंग रहती है, तब जाके हमें वहाँ पे थालिमाइड देखने को मिलता है। पहले थालामाइड आएगा फिर थालिमाइड आएगा फर्दर रिएक्शन करने पे। तो आइए इसका पहले पढ़ लेते हैं। गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स थालिमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इथेनॉलिक KOH का यहाँ पे यूज किया गया है। इथेनॉलिक KOH, आप चाहें तो यहाँ पे NaOH को भी यूज कर सकते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ लिखा तो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ NaOH लिखा हुआ है, लेकिन आप KOH का भी यूज यहाँ कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से 4NaOH का भी यूज कर सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही चेंज रहेगा, एक K2 की जगह यहाँ पे NO2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। Forms potassium salt of thalamide, which on heating with alkyl halide followed by alkaline hydrolysis produces the corresponding primary amine. Aromatic primary amine cannot be prepared by this method because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution reaction with the anion formed by thalamide. ये आपका यहाँ पे रिएक्शन शायद यहाँ मिसिंग है, तो आप यहाँ पे रिएक्शन लिख लीजिएगा, यहाँ पे रिएक्शन भी यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि जो आपका थालिमाइड का जो स्ट्रक्चर होता है, जब उसको ट्रीट किया जाएगा एक इथेनॉलिक KOH या इथेनॉलिक NaOH के साथ, तो हमें एक थालिमाइड का एक पोटेशियम सॉल्ट या फिर सोडियम सॉल्ट देखने को मिलेगा। इसको हम फर्दर हीट करेंगे एक अल्काइल हैलाइड के साथ, जो कि आपका कोई भी हो सकता है, हेलोएल्केन हेलोइन जो मैंने पढ़ाया था आपको। उस केस में तब क्या होगा, अल्काइलिन हाइड्रोलिसिस फिर बाद में हम कराएंगे, तब जाके हमें करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन देखने को मिलेगा। और ये जो प्राइमरी अमाइन देखने को मिलेगा ये एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन होगा, एलिफैटिक होगा, अराइलिक कभी नहीं होगा। याद रखना, गैब्रियल थालिमाइड से कभी भी यहाँ पे अराइलिक प्राइमरी अमाइन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को ये रिड्यूस ही नहीं कर सकता। ये रिएक्शन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसलिए वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। जो यहाँ पे थालिमाइड के साथ एक अनायन फॉर्म होता है, तो उस केस में अराइल के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा उस अनायन के साथ जो कि थालिमाइड के साथ यहाँ पे फॉर्म होगा। इसलिए एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कभी भी इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते हैं। हमेशा याद रखना, सिर्फ एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन यहाँ पे मिलेगा, एरोमेटिक नहीं मिलेगा। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब रिएक्शन देख लेते हैं। अब देखिए ये आपका यहाँ पे
रिएक्शन है गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस का। ये मैं लिख देता हूँ गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस। जीपीएस से याद कर लो, जीपीएस डायरेक्टली लिख लो, याद हो जाएगा गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस जीपीएस। अब देखिए ये आपका थालीमाइड का स्ट्रक्चर है जो कि आपने पिछले लेक्चर में यहाँ पे देखा होगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के। तो ये आपका थालीमाइड है। अब इसके साथ हमने यहाँ पे इथेनॉलिक KOH को यूज किया है। ये यहाँ पे इथेनॉलिक लिख लीजिए, ये इथेनॉलिक KOH होगा या फिर यहाँ पे NaOH का भी यूज कर सकते हैं, इथेनॉलिक KOH और इथेनॉलिक NaOH। अब इसके साथ क्या हुआ, हमें कुछ इस तरीके का एक सोडियम या फिर यहाँ पे K है क्योंकि, तो ये पोटेशियम सॉल्ट हमें थालीमाइड का देखने को मिल गया है। अब इससे क्या हुआ, अब आगे जाके हमने यहाँ पे एक हेलो एल्केन या एक अल्काइल हैलाइड के साथ यहाँ पे इसको ट्रीट किया। ये आपका एक अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड के साथ हमने इसको ट्रीट किया और फिर जाके हमें एक एन अल्काइल थलीमाइड देखने को मिला और ये आपका यहाँ से एक थलीमाइड हो गया। यानी कि ये जो था ये भी आपका थलीमाइड था। फिर यहाँ से आगे जाके हमें इथेनॉलिक KOH या इथेनॉलिक NaOH यूज करने पे हमें एक सोडियम पोटेशियम सॉल्ट मिला। फिर हमने एक अल्काइल हैलाइड का यूज किया, फिर हमें एक एन अल्काइल थलीमाइड मिला। लेकिन अभी तक हमें यहाँ पे अपना अमाइन नहीं मिला जो हमें चाहिए, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। फिर हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे एक अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फिर से कर दिया, यहाँ पे NaOH या KOH का यूज कर दिया, लेकिन इस बार एक्वस फॉर्म में किया। तो तब जाके हमें यहाँ से कुछ इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर एक देखने को मिल गया, जो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। इसका नाम क्या है आप कमेंट सेक्शन पिन करके बताइएगा। और फिर यहाँ पे साइड में हमें एक प्राइमरी अमाइन देखने को मिल गया जो कि हमें चाहिए था। तो गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस हमें एक प्राइमरी अमाइन यहाँ पे दे देता है और इस रिएक्शन से आपको देखने को मिल गया कि यहाँ पे प्राइमरी अमाइन जो है वो फॉर्म हो गया। आई थिंक ये रिएक्शन आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि हमने, ये रिएक्शन थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन अगर आपको यहाँ पे स्टेप्स याद रहेंगे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मीन्स पहले देखिए थालीमाइड को यूज कीजिए, उसको इथेनॉलिक KOH या इथेनॉलिक NaOH के साथ ट्रीट कीजिए। फिर आपको एक सोडियम पोटेशियम का यहाँ पे थालीमाइड सॉल्ट देखने को मिलेगा, सोडियम हो या पोटेशियम। फिर उसके बाद एक अल्काइल हैलाइड से ट्रीटमेंट हुआ, फिर हमें एक एन अल्काइल थालीमाइड देखने को मिला। फिर हमने फर्दर इसको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया NaOH या KOH के साथ, तब जाके हमें कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर और प्राइमरी अमाइन देखने को मिल गया। तो हमारा मेन एम था प्राइमरी अमाइन बनाना और यहाँ पे एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनाना, ना कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। इस चीज का ध्यान रखिएगा, एलिफेटिक ही होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो छठा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है ये होता है आपका अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अमोनोलिसिस से भी हम चाहें तो अमाइन बना सकते हैं, लेकिन इस मेथड को यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ अमाइन से रहता है। यानी कि जैसे बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हमें प्राइमरी मिला, कभी प्राइमरी बना सकते हो या सेकेंडरी बना सकते हो या टर्शरी बना सकते हो, लेकिन अमोनोलिसिस में क्या रहता है कि हर तरीके के अमाइन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड रिएक्ट विद इथेनॉलिक अमोनिया to undergo nucleophilic substitution, replacing the halogen with an NH2 group. This is called ammonolysis. अमोनोलिसिस का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि जब भी अल्काइल या बेंजाइल हैलाइड को एक इथेनॉलिक अमोनिया यानी कि इथेनॉलिक NH3 के साथ ट्रीट किया गया, तब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में गया और फिर वहाँ पे जब हैलोजन को ये यहाँ पे रिप्लेस किया एक NH2 ग्रुप के साथ, तब जो ये प्रोसेस हुआ इसी को हम यहाँ पे अमोनोलिसिस कहते हैं। अब यहाँ पे एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी यूज होता है जो कि होता है आपका 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। इसी पे ये टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन, ये मीन्स प्रोसेस होगा, नहीं तो फिर ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। और सील्ड ट्यूब के अंदर ये होता है 373 केल्विन पे। फिर यहाँ से द प्राइमरी अमाइन जो यहाँ पे फॉर्म किया जाता है, इसको हम फर्दर रिएक्ट करवा सकते हैं इसी RX के साथ ही लगातार करवा के हमें यहाँ से सेकेंडरी, टर्शरी और फाइनली एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी देखने को मिल जाता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई कि अमोनोलिसिस से हमें क्या क्या यहाँ पे करने को मिल जाता है। तो अमोनोलिसिस एक मिक्सचर ऑफ अमाइंस दे देता है, इसलिए हम लोग इस मेथड को ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं अमाइंस को प्रिपेयर करने के लिए। गैब्रियल थालीमाइड को या ज़्यादातर जो हम प्रेफर करते हैं वो होता है आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल अमाइड, नाइट्राइल्स और अमाइड्स या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब देखिए ये आपका एक अल्काइल हैलाइड है, अब ये आपका न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो ये आपका इथेनॉलिक अमोनिया है इसको ट्रीट किया गया। अब ये देख सकते हैं यहाँ से एक सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट देखने को मिल गया। अब ये जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट देखने को मिला यही हमारा यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ पे है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका प्राइमरी अमाइन है, इसको RX के साथ ट्रीट किया अल्काइल हैलाइड के साथ, तो सेकेंडरी अमाइन मिला, फिर वापस इसको ट्रीट किया गया, टर्शरी अमाइन मिला, फिर वापस से ट्रीट किया गया, तो अब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल गया। मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे तो क्या हुआ है, एलिमिनेशन हुआ, यानी कि वो हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हुआ और फिर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ से जब RX के साथ ट्रीटमेंट हुआ
तो अब ये ना तो सब्स्टिट्यूट हुआ ना ही एलिमिनेट हुआ, ये अब आके कंबाइन हो गया। अब कंबाइन होके हमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट देखने को मिल गया। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हमें तो बनाना नहीं था, हमें एक ही तरीके का अमाइन चाहिए था, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए अमोनोलिसिस को यहाँ पे प्रेफर नहीं किया जाता है। द फ्री अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या रहता है कि जब ये आपको यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिला है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, अगर आप इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या फिर आप इसकी जगह KOH का यूज करते हैं, तब जाके हमें यहाँ पे अपना डिजर्विंग प्राइमरी अमाइन मिल जाता है और साथ में वाटर एलिमिनेट होगा और NaX एक सॉल्ट यहाँ पे हट जाएगा, एज अ साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब उस केस में हमें यहाँ पे हमारा जो फ्री अमाइन जो हमें चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे एक प्राइमरी अमाइन यहाँ पे है। अब देखिए यही बात यहाँ लिखी हुई है कि अमोनोलिसिस हैज द डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस एंड आल्सो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। हाउएवर प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। यानी कि अगर आप अमोनिया के साथ जो ट्रीट करें फिनोलिक अमोनिया के साथ, अगर उस केस में ये ज़्यादा है, मीन्स लार्ज अमाउंट में यूज़ किया गया है, स्मॉल अमाउंट किया गया, तब उस केस में प्राइमरी अमाइन ही एज अ मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चलती है अमाइंस में वो होती है RI, RBr, RCl, यानी कि साइज के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रहता है। मीन्स जो भी आपका यहाँ पे कार्बन एटम है उसके साथ जो भी यहाँ पे IBrCl ये इसके साइज पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, जितनी बड़ी साइज उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी। तो ये चीज़ आप यहाँ लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे साइज के है, यानी जितनी बड़ी साइज उतनी बढ़िया रिएक्टिविटी। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रख लीजिए। अब जो हमारे इस वीडियो का अगला टॉपिक होने वाला वो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली आपको यहाँ पे समझने की नीड रहती है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या कहते हैं, इस पर कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता है, डायरेक्टली कह सकते हैं रटने के लिए ही होता है या फिर समझने के लिए होता है। ठीक है, आइए देखते हैं लिखा है क्या है कि द लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर, प्राइमरी अमाइंस विद 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड। मतलब ये लिखा गया है कि जो आपके लोअर एलिफेटिक अमाइन होते हैं, यानी कि जैसे आपका ये एक अमाइन है, अब इसमें अगर ये जो R को यूज़ किया गया है, अगर ये R आपका CH3 ग्रुप है या फिर C2H5 ग्रुप है, ऐसे कम कार्बन 3-4 कार्बन तक के हैं, तो ये सब जो भी लोअर एलिफेटिक अमाइन इन्हें कहा जाता है, तो ये सब गैसेस होते हैं। बेसिकली ये सब गैसेस कंपोजिशन में होते हैं और इनका ऑर्डर जो रहता है वो फिशी ऑर्डर रहता है, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया ऑर्डर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और जो प्राइमरी अमाइन होते हैं, यानी कि जब 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो प्राइमरी अमाइन होता है, तो RNH2 जो रहता है, इनमें जब 3 या उससे ज़्यादा कार्बन आइटम आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे C2H5 तक तो ठीक है, ये सब गैसेस रहेंगे, लेकिन अगर अब ये यहाँ पे कार्बन जो है वो C4 हो गया, C5 हो गया, इनफैक्ट C3 भी हो गया, तब उस केस में क्या रहेंगे, ये लोग लिक्विड हो जाएंगे। ये लोग लिक्विड हो जाएंगे और जो और ऊपर कंपोजिशन जैसे जैसे हम और ऊपर जाएंगे, यानी कि 8 कार्बन, 10 कार्बन, 12 कार्बन, ऐसे जब कार्बन आएंगे तो हायर वंस जो रहेंगे वो यहाँ पे सॉलिड रहेंगे। तो याद रखिएगा 2 कार्बन तक यहाँ पे गैस रहेगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे तक जाएंगे तो ये यहाँ पे लिक्विड रहेगा, और जैसे जैसे हम और ऊपर बढ़ते जाएंगे ये यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर भी हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि अमाइंस में भी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। Aniline and other aryl amines are usually colorless but get colored on storage due to atmospheric oxidation। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो आपके अराइल अमाइंस होते हैं, अराइल प्राइमरी अमाइंस या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन या एनिलिन जो आपका होता है, ये यूजुअली कलरलेस होते हैं, मीन्स क्योंकि ये लोअर एरोमेटिक अमाइन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ही कार्बन रहता है, मीन्स बेंजीन रिंग रहती है, एक कार्बन नहीं बेंजीन रिंग रहती है, उस पर NH2 ग्रुप ही बस एक लगा रहता है और कोई कार्बन नहीं होता एक्स्ट्रा, तो वो यूजुअली कलरलेस होते हैं। और ये यहाँ पे कलर्ड हो जाते हैं, मीन्स इसका कुछ कलर हमें देखने को मिलता है, लेकिन तब देखने को मिलता है जब इन्हें हम स्टोर करके रखते हैं, कुछ बॉटल्स वगैरह में स्टोर करके जब रखते हैं तब इनका कुछ कलर हमें देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाता है। आई थिंक आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी। Lower aliphatic amines are soluble in water because they can form hydrogen bonds with water molecules. However, solubility decreases with increase in molar mass of amines due to increase in the size of hydrophobic alkyl, but higher amines are essentially insoluble in water। मतलब यही बात जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी कि क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस में हाइड्रोजन का प्रेजेंस होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वाटर में सल्यूबल भी है। लेकिन इनकी जो सल्यूबिलिटी रहती है वो इंक्रीज जरूर करती है, लेकिन जैसे जैसे हम
हायर क्लासेस में जाते हैं अमाइंस की, तब उस केस में क्या रहता है, हाइड्रोजन वहां पे नहीं होता है, तब वहां पे जो सॉल्युबिलिटी रहती है वो इनकी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अमाइन में जितने कार्बन बढ़ाओगे तो उसका मोलर मास बढ़ेगा, तो मोलर मास जब बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी वहां पे डिक्रीज होगी। यानी कि मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी कि याद रखेगा, सॉल्युबिलिटी जो रहती है वो हमेशा साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। ये मैं हर चैप्टर में ऑर्गेनिक आपको बताया हूँ। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी जैसे जैसे साइज को बढ़ा दोगे, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा अमाइंस का, क्योंकि उस केस में वहां पे हाइड्रोजन तो रहेगा नहीं, तो हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट जो मीन्स वो पार्ट अब जो बचेगा अमाइन का उसे हम हाइड्रोफोबिक पार्ट कहेंगे, तो उसमें उसकी साइज में इंक्रीज हुआ, तो हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो वो एसेंशियली वाटर में इनसल्यूबल हो जाएंगे, क्योंकि पानी तो है नहीं और पानी मीन्स हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे सॉल्युबिलिटी उनकी वाटर में हो ही नहीं सकती, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा। Primary and secondary amine are engaged in intermolecular association due to hydrogen bonding between nitrogen of one and hydrogen of another molecule। वही बात लिखी हुई है कि प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन में हाइड्रोजन का प्रेजेंस रहता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते टाइम नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन रहेगा और दूसरा नाइट्रोजन एक कार्बन नाइट्रोजन एक का रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा वो दूसरे मॉलिक्यूल का रहेगा, तो इनके बीच में यहाँ पे इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन हो जाएगी। ये जो इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन रहेगी ये प्राइमरी अमाइन में ज़्यादा रहेगी सेकेंडरी अमाइन के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, और यहाँ पे सेकेंडरी में एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये सब यहाँ पे समझ में आई होगी। अब जो आखिरी एक और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी टर्शरी अमाइंस डू नॉट हैव इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि टर्शरी अमाइन में हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम अमाइन के आगे क्लासेस में जाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो हाइड्रोजन वहां से गायब होता जाता है, सेकेंडरी के बाद ही हाइड्रोजन गायब हो जाता है, तो हाइड्रोजन गायब हो गया तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा नहीं, तो हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट वहां पे इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वहां पर किसी तरीके का कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है और इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन भी किसी और मॉलिक्यूल के साथ नहीं होता है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस, अब ये बॉइलिंग पॉइंट आप ये बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर दिया हुआ है, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्यों है, क्योंकि 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन एटम है और 3 में एक भी नहीं है, तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम उतनी बढ़िया उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपको यहाँ पे इसका ऑर्डर देखने को मिल गया आइसोमेरिक अमाइंस में। अब ये देख सकते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन में कैसी होती है, वो यहाँ पे देखिए शो की गई है। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो इन सब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के ये सब मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी अमाइन यहाँ पे शो किया गया है। ये स्ट्रक्चर आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट जरूर से कर देना। मिलेंगे फिर एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।